2 दशकों तक यूएई वह दरवाजा था जो ईरान ने खुला रखा जब दुनिया के बाकी दरवाजे बंद हो रहे थे। 2010 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने बैंकिंग सिस्टम सील किया। 2012 में यूरोपीय प्रतिबंध और सख्त हो गए। 2018 में जब ट्रंप ने जेसीपीओ को खत्म किया और अधिकतम दबाव लागू किया, तब डॉलर आधारित वित्तीय तंत्र पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन दुबई हमेशा ईरानी अभिजात वर्ग और अधिकारियों के लिए खुला रहा। यही तरीका था जिससे ईरानी अधिकारी अरबों, शायद दर्जनों अरब डॉलर ईरानी अर्थव्यवस्था से चुरा सके और उसे अपनी जेब में डाल सके। इस छाया बैंकिंग प्रणाली ने ईरान को दर्जनों अरब डॉलर बेनाम कंपनियों के जरिए प्रॉक्सी नेटवर्क, मिसाइलों और विदेशों में रह रहे आईआरजीसी कमांडरों व उनके परिवारों तक पहुंचाने में मदद की। सब कुछ तब बदल गया जब ईरान ने यूएई पर अपने अस्तित्व के लिए हमला शुरू कर दिया। युद्ध शुरू होते ही ईरानी नेताओं ने समझ लिया कि सत्ता बनाए रखने का एकमात्र तरीका पूरे क्षेत्र को जलाना है, और यही उन्होंने किया। लेकिन अब ये देश पलटवार कर रहे हैं और खाड़ी के नेता बदला लेने की सोच रहे हैं। बस कल ही यूएई ने ऐसा कुछ किया जो उसने पिछले 35 सालों में नहीं किया था। वे ओपेक संगठन छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे ईरान से जुड़ी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए अब यूएई स्वतंत्र तेल उत्पादक बनने जा रहा है और दुनिया के बड़े उत्पादकों में शामिल होगा। लेकिन वे यहीं नहीं रुक रहे। वे ईरानी बैंक खातों, ईरानी अभिजात वर्ग और उस शेडो बैंकिंग सिस्टम को भी निशाना बना रहे हैं जिस पर इस्लामी शासन निर्भर करता है। मध्य पूर्व का भविष्य हमेशा के लिए बदल रहा है और इस्लामी शासन शायद इसे न देख पाए। ओपेक से शुरू करते हैं। ओपेक तेल उत्पादक देशों का अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल है जिसमें ईरान भी है, जो तेल की ऊंची कीमतें बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनके पास तेल की कीमतों पर पूरा नियंत्रण नहीं है क्योंकि ओपेक के बाहर भी बड़े उत्पादक जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन उनका प्रभाव काफी है और अब उनका यह प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बस कल ही यूएई ने घोषणा की कि वह 1 मई से ओपेक छोड़ देगा, यानी 2 दिन बाद। यूएई ओपेक में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था, या कहे कि वे अभी भी 1 मई तक ओपेक में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक है। लेकिन अब जब वे संगठन छोड़ रहे हैं तो इससे देश को यह तय करने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा कि वे कितना उत्पादन करना चाहते हैं। देखिए, ओपेक काम करने का तरीका यह है कि वे एक बैठक में इकट्ठा होते हैं, सभी देशों के नेता या प्रतिनिधि, और वे तय करते हैं कि हर देश को कितना उत्पादन करना चाहिए। मूल रूप से वे एक कोटा तय करते हैं। इस तरह वे खुले बाजार में आपूर्ति को सीमित कर सकते हैं और किसी तरह उस कीमत को बनाए रख सकते हैं जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। अब यूएई संगठन छोड़ने पर उसे ओपेक के कोटे का पालन नहीं करना होगा। वे जितना उत्पादन करने में सक्षम हैं उतना कर सकते हैं। मैं एक वास्तविक तस्वीर पेश करना चाहता हूं क्योंकि यह साफ तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है जितना बहुत से लोग मान रहे हैं, खासकर कम अवधि में। संगठन के तहत यूएई द्वारा निभाए जा रहे कोटा और उत्पादन पर एक नजर डालिए। यूएई का ओपेक कोटा 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, लेकिन उत्पादन केवल 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, तो वे पहले से ही अपने कोटे से काफी कम थे। कोटा उन्हें अधिक उत्पादन से नहीं रोक रहा था। अब यूएई के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब जब वे ओपेक संगठन छोड़ रहे हैं तो वे बाजार की जरूरत होने पर, यानी अगर उन्हें खरीदार मिल जाएं, तो उत्पादन को 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि में अगर यूएई 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है तो यह निश्चित रूप से दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है जो तेल खरीद रहे हैं, यानी मूल रूप से आप और मैं जैसे लोग। ये तेल कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं, पर किसे फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए, यूएई अपने ओपेक कोटा से इतना कम उत्पादन कर रहा है, इसका ओपेक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध हॉर्मुज जलडमरू मध्य से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान की नाकेबंदी के अधीन है। इसका मतलब है कि जहाज और टैंकर अंदर बाहर नहीं जा सकते। इसी कारण यूएई ओपेक की अनुमति के बावजूद पूरा उत्पादन नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास समाधान है। यह नक्शा देखिए, यूएई के पास एक पाइपलाइन है जो पूरे देश में जाती है और मूल रूप से
तेल को स्ट्रेट ऑफ हर्मुजास के पार पहुंचाती है। ये जलडमरू मध्य को बाईपास कर देती है। पहले यूएई अपने तेल को क्षेत्र से सीधे नज़दीकी बंदरगाह तक भेजता था, फिर टैंकर उसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुजी पार करके खरीदार तक पहुंचाते थे। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद किया है, तो यूएई इस पाइपलाइन से पूरे देश में तेल ट्रांसफर कर रहा है। दुर्भाग्यवश इस पाइपलाइन की क्षमता अधिक नहीं है। इसकी क्षमता लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन है। और यही है चोक होल्ड नहीं, यही अभी की अड़चन है। मतलब यूएई और ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, लेकिन वे तब तक ज़्यादा तेल बाहर नहीं भेज सकते जब तक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज फिर से नहीं खुल जाता। इसी कारण वे अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि में ये ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये एक और संकेत है कि यूएई ईरान से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। और अगर आप यूएई के मंत्री या नागरिक होते तो आपको पता होता कि क्यों। देखिए, पिछले 60 दिनों में ईरान ने क्या किया है। देखिए, युद्ध के दौरान ईरान ने यूएई पर जितने रॉकेट और मिसाइलें दागी, उतनी किसी और देश पर नहीं दागी जिन पर उसने हमला किया। इसमें इजराइल भी शामिल है, जो एक ऐसा देश था जो सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर रहा था। इसके बावजूद ईरान यूएई पर पलटवार कर हवाई अड्डों, बंदरगाहों, तेल सुविधाओं, जो भी उनके हाथ लग रहा था, सब कुछ तबाह कर रहा था। एमिराती नजरिए से इसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि यूएई ने कभी भी अमेरिका को अपने ठिकानों या हवाई क्षेत्र से ईरान पर हमला करने की अनुमति नहीं दी थी। वे युद्ध में शामिल नहीं थे। ईरान नाराज था कि यूएई अब्राहम समझौतों का हिस्सा है और मध्य पूर्व के उन कुछ देशों में से है जो इजराइल को राज्य मानते हैं। इसी वजह से ईरान इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूएई पर हमला कर रहा था। और जाहिर है, ईरान ने यह भी सोचा कि अगर वे किसी देश के अंदर नागरिक इमारतों और अपार्टमेंट्स पर हमला करते हैं तो शायद इससे संयुक्त राज्य अमेरिका पर इस युद्ध को रोकने का और दबाव पड़ेगा। असल में वे आतंकवादी हमले करना चाहते थे ताकि उनका शासन बचा रहे। खैर, सोचिए क्या हुआ। यूएई के मंत्री और निश्चित रूप से यूएई के नागरिक इसे भूले नहीं हैं। असल में वे बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया उसके बाद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वे अब ईरानी शासन पर फिर भरोसा नहीं कर पाएंगे। सुनिए। क्षेत्र में अपने संबंधों को फिर से बनाने के लिए, और उसे इसकी जरूरत है, और मैं कह रहा हूं कि संबंधों को फिर से बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भरोसा फिर से आएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप पर 2800 मिसाइलें और ड्रोन से हमला हो और फिर मुझसे भरोसे की बात करें, ये मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय। अब ईरानी नजरिए से देखें तो उनका मानना है कि ये वो चीज थी जो उन्हें करनी ही थी। उन्हें दूसरे देशों में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स पर हमला करना पड़ा, क्योंकि उन्हें यही एक तरीका दिखा जिससे उनका शासन बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, ईरान बहुत ज्यादा, और मेरा मतलब है बहुत ज्यादा, यूएई पर निर्भर है। और यही निर्भरता अब उनके लिए मुसीबत बनकर लौटेगी, खासकर जो उन्होंने इस युद्ध में किया उसके बाद। यह समझने के लिए कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कल आई अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ये घोषणा देखें। आज ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत वित्त मंत्रालय ने 35 संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिबंधित घोषित किया है जो ईरान की छाया बैंकिंग संरचना की निगरानी करते हैं और अवैध कमाई के दसियों अरब डॉलर के लेन देन को आसान बनाते हैं। ये नेटवर्क ईरान की सशस्त्र सेनाओं, जिसमें आईआरजीसी भी है, को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच देता है। अवैध तेल बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त करने, मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों के लिए संवेदनशील घटकों की खरीद करने और ईरान के आतंकवादी प्रॉक्सी गुटों को पैसा स्थानांतरित करने के लिए। पिछले 2 हफ्तों में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध तेजी से बढ़े हैं। ये नए प्रतिबंध उन व्यवसायों और लोगों को निशाना बनाते हैं जो ईरान को वैश्विक प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएई अमेरिका की मदद कर रहा है। इस युद्ध से पहले भी ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देशों में से एक था। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले वे सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश थे। हमले के बाद पुतिन ने ताज अपने नाम किया, फिर भी प्रतिबंधों के चलते ईरान इतने लंबे समय तक टिकने की स्थिति में नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, मध्य पूर्व में कुछ देश थे
हिंटन, यूएई, जो तब भी अनदेखा करने को तैयार थे जब ईरानी व्यवसाय उनके देश की व्यवस्था का इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहे थे। यूएई में कई जटिल कानून हैं जहां आप कंपनी का मालिकाना हक छुपा सकते हैं। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंधों से बचने के लिए इसी का फायदा उठा रहा है। मूल रूप से आप एक कंपनी बना सकते हैं, उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं डालना पड़ता और आप सिर्फ मालिकाना हक का एक सर्टिफिकेट रख सकते हैं। वो बस एक कागज का टुकड़ा होता है जो बताता है कि उसका मालिक कौन है। और असल में यूएई में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम या राजस्व दसियों अरब डॉलर का है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि इन कंपनियों के पीछे कौन है। ये उन लोगों के लिए आकर्षक है जो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। ईरान इस युद्ध से पहले इन कानूनों का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहूं तो जब कोई मुझ पर 3000 मिसाइलें और ड्रोन दागता है तो मैं अनदेखा करने के लिए कम तैयार रहता हूं। और अंदाजा लगाइए क्या यूएई भी अब ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि युद्ध से पहले ईरान उनके देश और उसकी बैंकिंग व्यवस्था का प्रतिबंधों से बचने में इस्तेमाल करता था। तब कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अब है। और यही वजह है कि अब यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इन सभी खामियों और समानांतर बैंकिंग तंत्र को बंद करने के लिए बहुत करीब से काम कर रहा है, जिसे ईरानियों ने स्थापित किया है। ईरान इस बात से बेहद नाराज है और मैं आपको उनका बयान दिखाऊंगा। देखिए, ईरानियों को पता है कि यूएई ऐसा देश नहीं है जिसकी जगह वे कोई और देश ला सके। दुनिया में बहुत कम देश है जहां आप यूएई की तरह जाकर वही सिस्टम बना सकते हैं और प्रतिबंधों से बच सकते हैं। यूएई बहुत ही अनोखी स्थिति में है जहां देश में बहुत सारा पैसा आता जाता रहता है, कम से कम इस युद्ध से पहले। इसका मतलब है लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ काम करने के ज्यादा मौके मिले। ऐसा करना किसी और देश में बहुत मुश्किल होता है। सबसे बुरी बात यह है कि ईरानी न सिर्फ प्रतिबंधों से बचने का विकल्प खो रहे हैं, बल्कि वे अपने विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी कंपनियों में रखे पैसे भी गंवा रहे हैं। आज ट्रेजरी विभाग ने बताया कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज की गई है। अगर आप इन सब के साथ अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान को रोज करोड़ों डॉलर के निर्यात का नुकसान देखें तो समझ सकते हैं कि ईरानी लोग क्यों हताश है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट डेसन ने कल बयान जारी किया। कार्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल भंडारण क्षमता के करीब है। इससे शासन को तेल उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे रोजाना लगभग 170 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राजस्व हानि होगी और ईरान के तेल ढांचे को स्थायी नुकसान पहुंचेगा। ट्रेजरी अधिकतम दबाव बनाए रखेगा। तेहरान तक अवैध प्रवाह पहुंचाने में मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति, जहाज या संस्था अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम में है। जैसा कि कहा गया, अमेरिकी नाकाबंदी ईरान के लिए अमेरिकी बमों से भी घातक है, क्योंकि वह नाकाबंदी से पहले वाला निर्यात राजस्व नहीं कमा सकता। वे तेल को पाइपलाइन या किसी और तरीके से भेज नहीं सकते और इसका मतलब है कि वे सचमुच पैसों के लिए तरस रहे हैं। वे आयात के लिए तरस रहे हैं। वे विदेशी मुद्रा के लिए तरस रहे हैं ताकि खाने पीने का सामान आयात कर सके। यही ईरान की प्रतिक्रिया है और वे खास तौर पर यूएई को निशाना बना रहे हैं। ईरानी नेतृत्व मानता है कि वे खाड़ी देशों को डराकर झुका सकते हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने चेतावनी दी कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर फिर से हमला करने की तैयारी में है और उसे सबक सिखाया जाएगा। वे यूएई के नागरिकों को सतर्क रहने को कह रहे हैं, जबकि ईरानी फिर गलती कर रहे हैं। वे मानते हैं कि यूएई अकेला काम कर रहा है, जबकि असल में कई अन्य खाड़ी देश भी ऐसा ही सोचते हैं। फिलहाल यूएई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब इन खाड़ी नेताओं और उनके बयानों के बारे में बात करने से पहले सभी को जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये वाकई में हमारी बहुत मदद करता है, खासकर इस तरह की खबरों को कवर करते समय, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अमेरिकी सच में मानते हैं कि ईरान ये जंग जीत रहा है। असल में ईरानी नेता अब भी छुपे हैं। जो देश जंग जीत रहा हो उसे भूमिगत बंकरों में छुपना नहीं पड़ता। ईरान एक ऐसा देश है जो पैसों के लिए तरस रहा है, जो राजस्व के लिए तरस रहा है और जो खाने के लिए भी तरस रहा है। ऐसा कोई देश किसी भी तरह से जीत नहीं रहा है, लेकिन किसी वजह से लोग अब भी मानते हैं कि ईरान जीत रहा है। और इसी वजह से अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं कि यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उम्मीद है कि वे हकीकत के बारे में और जान पाएंगे। अब आइए देखते हैं
कि खाड़ी देशों के नेता क्या कह रहे हैं। खाड़ी देशों के नेता होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण के दावे को खारिज कर रहे हैं। कई मध्य पूर्वी देशों ने मंगलवार को कहा कि वे ईरान के नियंत्रण और टैंकरों से शिपिंग लेन शुल्क वसूलने का विरोध करते हैं। यह खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की ओर से आया है, जो 6 खाड़ी देशों का एक गठबंधन है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और निश्चित रूप से यूएई शामिल है। फिर अगर हम ईरान के अंदर देखें तो आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अभी भी इंटरनेट बंदी है। 9 करोड़ से ज़्यादा ईरानी बाकी दुनिया से जुड़ नहीं पा रहे हैं और जो वे अनुभव कर रहे हैं उसे साझा नहीं कर पा रहे हैं। ये शासन का उदाहरण है जो अपने लोगों से सबसे ज़्यादा डरता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि कुछ लोग इंटरनेट से जुड़ पा रहे हैं, शायद रास्ते निकालकर या स्टारलिंक से। वे बताते हैं कि ईरान के हालात कितने खराब हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। एक बैठक में युद्ध के बाद ईरान की आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तुतकर्ता का मानना था कि ईरान आर्थिक पतन के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि वे वरिष्ठ प्रबंधकों को रिपोर्ट भेजेंगे। आज दोपहर मैंने ट्रंप का ट्वीट देखा। ईरान ने हमें बताया कि वे पतन की स्थिति में हैं। ओह, रिपोर्ट लिखने वालों पर दया करो। ये उन ट्वीट्स में से एक था जिसे ईरान के अंदर से किसी ने पोस्ट किया था। वो किसी तरह इंटरनेट से जुड़ सके। ईरानी सरकार की आर्थिक स्थिति गंभीर है, जो ऑनलाइन आने वाली सूचनाओं से दिखती है। समझौते को लेकर आंतरिक विभाजन है। समर्थक मानते हैं कि शासन को बने रहने के लिए समझौता जरूरी है। विरोधी पक्ष मानता है कि युद्ध के बाद ईरान को बढ़त है और उसे झुकना नहीं चाहिए। इस बिंदु पर क्या अमेरिका ईरान से समझौता करवा सकता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वह कितने समय तक नाकेबंदी जारी रख सकता है और वह कितना रचनात्मक हो सकता है ऐसा समझौता तैयार करने में जो ईरान की ओर से आत्मसमर्पण जैसा न लगे। अब आखिरी हिस्सा थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका को युद्ध से पहले की अपनी सभी मांगें छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि समझौते को इस तरह से पेश किया जाए और प्रचारित किया जाए कि ऐसा न लगे कि ईरानी सिर्फ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगर लगे कि ईरानी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अगर अमेरिका ज़्यादा खुशियां मनाता है, तो ईरानी प्रतिनिधि मंडल के लिए यह समझौता IRGC बल्कि व्यापक ईरानी जनता, खासकर इस्लामी शासन का समर्थन करने वाली जनता के सामने स्वीकार्य बनाना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि अगर इस समझौते को इस तरह से पेश किया जाए कि अमेरिका को सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा ना लगे कि ईरान इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर रहा है, तो ईरान ने यह युद्ध हार दिया है। यही काम पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने 1991 में सोवियत संघ के पतन पर किया था। वह इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि अमेरिका और पश्चिम ने शीत युद्ध की जीत पर शेखी बघारने, वह इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि हम इस पतन को ऐसे तरीके से संभाल सके जिससे बाकी दुनिया के लिए कोई बड़ी समस्या न पैदा हो। मैं आप सभी का ध्यान करीब 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में हुई बैठक की ओर दिलाना चाहता हूं। उस बैठक के दौरान या बाद में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर संवर्धन प्रतिबंध को शून्य संवर्धन नहीं बल्कि अस्थायी रोक के रूप में दिखाना चाहता था। इसका अर्थ है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा और फिर उम्मीद है कोई नया समझौता होगा। अब जाहिर है ये एक हिस्सा हमें ये नहीं बताता कि किसी समझौते के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण से वह अच्छा है या नहीं, लेकिन अगर हम किसी तरह बाकी सभी विवरण सही कर ले और फिर भी ईरान को इस बात के लिए मना ले कि वह 20 साल, 30 साल या 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन न करे, पक्का नहीं है कि अंतिम समझौते में समय सीमा कितनी होगी, तो एक तरह से यह सकारात्मक होगा। बेशक कुछ लोग नाखुश होंगे क्योंकि हमने यह जंग इस मांग के साथ शुरू की थी कि यूरेनियम संवर्धन बिल्कुल शून्य हो, यानी ईरान को मानना होगा कि वह भविष्य में कभी भी यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा और 20 साल तक संवर्धन न करना बिल्कुल शून्य संवर्धन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे विवरण और सुरक्षा उपाय तय कर सके, यानी ईरान चुपचाप कुछ न कर रहा हो, जैसे 20 साल की समय सीमा खत्म होने का इंतजार करते हुए कोई संवर्धन सुविधा बना रहा हो, तो यह काम कर सकता है। अगर हम 2015 के समझौते जैसी स्थिति से बच सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। फिर भी यह सच में बाकी सभी विवरणों पर निर्भर करता है।
ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बिना सभी विवरण जाने कह सके कि ये अच्छा समझौता है या नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होता है। कल हमने चर्चा की थी कि ईरान अमेरिका को शांति प्रस्ताव का दूसरा संस्करण भेज रहा है, क्योंकि पहले को अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया था। इस समय तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि यह दूसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा गया है या नहीं, या इसमें क्या है, या इसमें क्या होने वाला है। इसी कारण मैंने उस हिस्से को वीडियो में शामिल नहीं किया। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामिक क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बताइए क्या हुआ। हम अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में यही कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और ये जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।